नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित कृष्ण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों कल हमने जो पढ़ा था वो राणा कुंभा के बारे में पढ़ा। दोस्तों, कल के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, कल हमने एक विजय स्तंभ पढ़ा था और विजय स्तंभ में दोस्तों मैंने एक बताया था कि तीसरी मंजिल पे अल्लाह शब्द का वर्णन है। दोस्तों, मैंने जो दुर्ग टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी दोस्तों यहाँ पर अल्लाह शब्द का 7 बार उल्लेख किया है, परंतु दोस्तों यहाँ पर अल्लाह शब्द का उल्लेख है वो 9 बार है। इसके लिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ। दुर्ग वाला टॉपिक है उसमें भी दोस्तों मैंने 7 बार ही किया है। प्लीज़ प्लीज़ उसको 9 बार कर लीजिएगा। सॉरी दोस्तों इसके लिए। दोस्तों मैं पुनः सॉरी मांग लेता हूँ। अब दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम शासक पढ़ने जा रहे हैं वो दोस्तों कुंभा के बाद कुंभा की हत्या कर देता है ऊदा। और ऊदा जब कुंभा की हत्या करता है तो ऊदा शासक रहता है, कुछ समय के लिए रहता है दोस्तों, परंतु उसको भी पढ़ते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम। तो दोस्तों ऊदा शासक रहता है। उसके बाद में दोस्तों रायमल आता है चित्तौड़। तो ऊदा और रायमल के मध्य दोस्तों एक युद्ध होता है, उसे कहा जाता है दाडिमपुर का युद्ध। और दाडिमपुर के युद्ध में दोस्तों जीतता कौन है? तो उसमें जीतता है रायमल। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ऊदा को दोस्तों हम नहीं लेंगे, इनके बाद में शासक रायमल लेंगे, क्योंकि दोस्तों ऊदा कुछ समय के लिए शासक बनता है, परंतु रायमल दोस्तों शासक बनेंगे। वो बनेंगे दोस्तों 1468 से लेके 1509 तक। और 1509 में बाद में दोस्तों राणा सांगा आएंगे और सांगा शासक बनेंगे। तो रायमल का बारे में पढ़ते हैं। पहले दोस्तों दाडिमपुर क्या है, दाडिमपुर की विजय के बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि हुआ क्या दोस्तों। ऊदा ऊदा ने दोस्तों हत्या की कुंभा की। अब क्या हुआ दोस्तों, ऊदा द्वारा हत्या हो गई कुंभा की। तो रायमल को जब ये खबर पड़ती है तो रायमल आता है चित्तौड़। और चित्तौड़ के पास में दोस्तों दाडिमपुर 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 का युद्ध ये होता है दोस्तों 1468 में। और ये होता किसके किसके मध्य? ये होता है ऊदा और रायमल के मध्य। तो दोस्तों इसमें जीतता कौन है? रायमल इसमें जीत जाता है। और दोस्तों ऊदा कहाँ भाग जाता है? ये चला जाता है कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ से बाद में दोस्तों जब सरदार इसको इसको स्वीकार नहीं करते हैं शासक, तो बाद में ये चला जाता है मांडू। और मांडू से दोस्तों ये वापस अभियान करता है चित्तौड़ पे। तब इस पे बिजली गिर जाती है और बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। बिजली गिरने से मृत्यु। ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ कि ऊदा का जो चैप्टर था वो खत्म हो जाता है। अब शुरू करते हैं दोस्तों रायमल। रायमल का दोस्तों एक भाई आएगा सारंगदेव। वो भी याद रखिएगा कि एक भाई किसका है ये? सारंगदेव भाई है रायमल का। तो उसका क्या योगदान मिलता है उसके बारे में भी देखेंगे। और दोस्तों जो उस समय इनके बाद जो सांगा और दोस्तों जो इनके पुत्र होंगे रायमल के, सांगा होगा, उड़ना पृथ्वीराज होगा, जय सिंह और जयदेव, ये 4 पुत्र होंगे। तो उनके उनको लेके जो ज्योतिषी की ज्योतिष वाली घटना है तो वो भी सारंगदेव का उसमें क्या रोल है तो वो भी पढ़ेंगे। तो इनका भाई कौन है? सारंगदेव। सारंगदेव क्या है दोस्तों? भाई। अब दोस्तों पढ़ते हैं रायमल ने क्या क्या किया। तो रायमल दोस्तों शासक बनते हैं कुंभा के बाद में। और कुंभा से राज्य छीनकर बाद में अपना दोस्तों राज्याभिषेक करवाते हैं। अब इनको क्या क्या इन्होंने क्या क्या मेवाड़ में कार्य करवाए, तो उसमें इन्होंने 3 तालाबों का निर्माण करवाया। और 3 तालाब कौन कौन से हैं दोस्तों? तो वो है दोस्तों राम, शंकर, और एक है दोस्तों समिया संकट। समिया संकट। ये दोस्तों 3 तालाबों का निर्माण करवाया है। इसके अलावा दोस्तों इसके काल में जो शिल्पी रहते हैं, जो वास्तुकार रहते हैं इनके दरबार में, तो एक तो महेश महेश भट्ट तो है ही है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों एक गोपाल भट्ट, ये भी इनके वास्तुकार है। महेश भट्ट दोस्तों को जिन्होंने कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी, और अत्रि भट्ट और महेश भट्ट दोनों ने मिलकर दोस्तों विजय स्तंभ प्रशस्ति लिखी। तो वो भी याद रखिएगा। महेश भट्ट दोस्तों कुंभा के काल में ही है। और दोस्तों इनकी जो रानी है श्रृंगार देवी, जो पुत्री है जोधा की, वो भी दोस्तों गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाती है। तो गोसुंडी की बावड़ी इसका निर्माण कौन करवाती है दोस्तों? श्रृंगार देवी। और श्रृंगार देवी कौन है? तो श्रृंगार देवी है दोस्तों जोधा की पुत्री। अब यहां तक होता है दोस्तों रायमल के बारे में, कि रायमल का जो योगदान मिलता है वो, रायमल शासक कैसे बने। इसके अलावा इन्होंने इनका क्या क्या योगदान मिलता है। अब दोस्तों इनके 4 पुत्र होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। 4 पुत्र कौन कौन से? तो इनके चारों पुत्र देखते हैं। एक तो दोस्तों उड़ना पृथ्वीराज, या इन्हीं को कहा जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया। और दोस्तों ये तेज धावक होने के कारण इनका एक नाम क्या मिलता है? उड़ना पृथ्वीराज। पहले पुत्र हुए दोस्तों। एक है दोस्तों इनके पुत्र, वो है जयदेव।
इनके तीसरे पुत्र हैं वो है जय सिंह, जय सिंह। और दोस्तों जो इनके चौथे पुत्र मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों संग्राम सिंह, या इन्हीं का नाम क्या मिलता है दोस्तों, सांगा। इन दोनों का दोस्तों कोई रोल मिलता नहीं है, जो इनका रोल मिलता है वो देखते हैं। तो पृथ्वीराज सिसोदिया और संग्राम सिंह। और दोस्तों जो तीसरा और ये चौथे भाई हैं दो, ये तीनों जाते हैं दोस्तों एक ज्योतिष के पास अपनी ज्योतिषी लेकर। तो ये जाके वहां पूछते हैं कि कौन आगे राजा बनेगा। तो ज्योतिषी कहता है दोस्तों सबकी कुंडली देखता है और बाद में दोस्तों ये बताता है कि इन तुम सब में से राजा बनने लायक कौन है, वो है संग्राम सिंह। ठीक है दोस्तों, संग्राम सिंह को ज्योतिष वाली घटना है, ज्योतिष द्वारा राजा बनने की घोषणा, राजा बनने की घोषणा, या फिर दोस्तों इसको बोल सकते हैं कि राजा बनने की आकाशवाणी की उसने, या फिर भविष्य में राजा बनने का जो बताया था कि राजा बनेगा कौन, तो संग्राम सिंह के बारे में ज्योतिष ने बताया। अब दोस्तों जब ज्योतिष ने यह कहा कि संग्राम सिंह राजा बनेगा तो पृथ्वीराज उस पर दोस्तों प्रहार करते हैं, और इसमें दोस्तों पृथ्वीराज द्वारा प्रहार होता है तो संग्राम सिंह की क्या एक आंख चली जाती है, एक आंख चली गई। ठीक है दोस्तों, एक आंख फूट जाती है संग्राम सिंह की, यहाँ पर दोस्तों उसकी एक आंख फूट जाती है। अब दोस्तों इनके बीच में मनमुटाव हो जाता है। तो दोस्तों जो सारंग देव है, ये रायमल का भाई, ये सारंग देव दोस्तों कहता है कि ये ज्योतिष की घटना कोई पक्का प्रूफ नहीं है कि तुम में से जो शासक बनेगा वो। तो सारंग देव लेके जाते हैं इनको दोस्तों एक भीमल गांव पड़ता है, भीमल गांव। और भीमल गांव में दोस्तों एक चारनी रहती है, चारण जाति की पुजारी रहती है, यानी चारनी। ये चारनी दोस्तों चारनी के पास लेके जाते हैं, और चारनी भी दोस्तों इस बात का समर्थन कर देते हैं कि सांगा ही क्या बनेगा, मेवाड़ का राजा। सांगा या संग्राम सिंह मेवाड़ का क्या बनेगा, राजा। तो दोस्तों यहाँ पर पृथ्वीराज और जयदेव जो है इन पे हमला कर देते हैं। तो इनका जो मदद करते हैं सांगा की, वो करते हैं दोस्तों सारंगदेव। और सारंगदेव किसकी विरुद्ध से किसकी ओर से लड़ते हैं, तो वो लड़ते हैं दोस्तों इनकी तरफ से, सांगा की तरफ से सारंगदेव। और सारंगदेव सारंगदेव सांगा की ओर से लड़ते हैं। हुआ क्या दोस्तों, छोटा मोटा दोस्तों घायल कर देते हैं, पृथ्वीराज सांगा घायल कर देते हैं, सारंगदेव उनकी तरफ से लड़ते हैं, और सांगा बाद में दोस्तों भाग जाते हैं। और सांगा भागकर कहाँ जाते हैं, सांगा भागकर अजमेर आ जाते हैं। और अजमेर दोस्तों, अजमेर वो तब तक वापस मेवाड़ नहीं जाते जब तक उड़ना पृथ्वीराज की दोस्तों मृत्यु नहीं हो जाती। और अजमेर वो रहते किसके पास है, तो एक डाकू रहता है कर्मचंद्र पवार, कर्मचंद्र पवार उसके साथ रहते हैं दोस्तों। पहाड़ों में छिपते छुपाते दोस्तों डाकू डाका डालते रहते हैं, ऐसी सब चीजें वो करते हैं। तो दोस्तों ये सांगा का जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे की घटना है। अब दोस्तों समझते हैं कि सांगा और पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज का क्या योगदान है। तो उड़ना पृथ्वीराज को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हमारा जो है पॉइंट वो है कि उड़ना पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज का क्या योगदान है। दोस्तों ये शासक नहीं रहेंगे इस समय दोस्तों, रायमल जिंदा है और 1509 तक शासक रहेंगे, उनके बाद में सांगा ही शासक बनेंगे। तो उड़ना पृथ्वीराज का क्या होता है, उड़वाना पृथ्वीराज दोस्तों रायमल की एक पुत्री रहती है आनंदी बाई। उस आनंदी बाई का विवाह हुआ रहता है दोस्तों जगमाल देवड़ा से, जो है सिरोही का शासक। उसकी कहानी पढ़ने से पहले दोस्तों उड़ना पृथ्वीराज के बारे में पढ़ते हैं कि एक टोडा नामक दोस्तों रियासत रहती है, टोडा नामक ठिकाना रहता है। टोडा का दोस्तों शासक रहता है सोलंकी वंश का। उसके ऊपर दोस्तों मुस्लिमों का अटैक होता है और दोस्तों उसका साम्राज्य है वो छीन लेता है मुस्लिम शासक। तो टोडा का जो दोस्तों राजा रहता है वो ये घोषणा करता है कि उसकी जो पुत्री है ताराबाई, अगर उसका कोई साम्राज्य लौटा दे तो वो अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह उनसे कर देगा। और ताराबाई दोस्तों खूबसूरत महिला रहती है। तो उड़ना पृथ्वीराज दोस्तों टोडा रियासत के राजा की ये खबर सुनते हैं और टोडा रियासत को दोस्तों जीत लेते हैं मुस्लिमों से। और बाद में दोस्तों उनका विवाह होता है ताराबाई से, और ताराबाई है वो उड़ना पृथ्वीराज की पत्नी बनती है। और दोस्तों इन्हीं उड़ना पृथ्वीराज द्वारा जो अजमेरू दुर्ग है, अजयमेरू दुर्ग है अजमेर का, उसका नाम तारागढ़ किया जाता है अपनी पत्नी के नाम पे। तो दोस्तों क्या कहानी रही कि टोडा शासक की पुत्री
ताराबाई का विवाह, ताराबाई का विवाह किनसे होता है दोस्तों? उड़ना पृथ्वीराज से, विवाह पृथ्वीराज से। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इन्हीं के नाम पर क्या किया जाता है? अजय मेरू दुर्ग का नाम क्या किया जाता है? अजय मेरू दुर्ग, इसका नाम क्या कर दिया जाता है? तारागढ़। ये हुआ दोस्तों एक घटना। अब इसके अलावा दूसरी घटना क्या मिलती है दोस्तों? जो रायमल है, इसकी एक पुत्री, इनकी एक पुत्री रहती है आनंदीबाई, और इनकी क्या रह हो गई? वो बहन। तो आनंदीबाई, आनंदीबाई का विवाह हुआ रहता है दोस्तों सिरोही का दोस्तों एक देवड़ा, जगमाल देवड़ा है, तो जगमाल देवड़ा से इनका विवाह हुआ रहता है। और जगमाल देवड़ा दोस्तों उनको अपशब्द कहता है। तो आनंदीबाई उड़ना पृथ्वीराज को उसके बारे में बताती है, और उड़ना पृथ्वीराज दोस्तों जाते हैं जगमाल देवड़ा से मिलने। जगमाल देवड़ा से दोस्तों इनकी मुलाकात अच्छे से होती है, परंतु जगमाल देवड़ा के मन में जो खोट रहती है वो उस प्रकार नजर आती है कि जब इन्होंने भोजन करते हैं तब वो विष की गोलियां किनको दे देते हैं, विष मिला के दोस्तों किनको खिला देते हैं खाना? उड़ना पृथ्वीराज। और दोस्तों जब ये वापस आते हैं तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में ये आते हैं, और कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों, कुंभलगढ़ पहुंचते पहुंचते कुंभलगढ़ दुर्ग में इनकी मृत्यु हो जाती है, और वहीं पे दोस्तों इनकी 12 खंभों की छतरी है। तो इनको विष दे दिया जाता है जगमाल देवड़ा के द्वारा, और दोस्तों कुंभलगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ पहुंचते पहुंचते इनकी मृत्यु हो जाती है, और दोस्तों वहीं पर क्या है? इनकी 12 खंभों की छतरी। ठीक है दोस्तों, 12 खंभों की छतरी किसकी है दोस्तों? ये है उड़ना पृथ्वीराज की। तो यहाँ होता है दोस्तों उड़ना पृथ्वीराज के बारे में कंप्लीट। अब दोस्तों हमारे जो शासक शुरू होंगे वो मेवाड़ के, जिस प्रकार कुंभा शासक हुए महान, जिस प्रकार महाराणा प्रताप महान शासक हुए, उसी प्रकार जो अब आएंगे शासक वो आएंगे महाराणा संग्राम सिंह, और जिनका नाम मिलता है महाराणा सांगा। तो सांगा के बारे में शुरू करते हैं। महाराणा सांगा, महाराणा सांगा का दोस्तों पहले जो उपाधियाँ मिलती है उनके बारे में पढ़ेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ वो पढ़ेंगे, महाराणा सांगा। और इन्हीं का क्या नाम मिलता है? महाराणा संग्राम सिंह। दोस्तों इनकी जो जीवन परिचय था वो हमने पढ़ लिया है, प्रारंभिक जीवन। अब ये जब राजा बनते हैं वो बनते हैं 1509 में, और ये रहेंगे कब तक? 1528 तक। ठीक है दोस्तों। अब इनके काल में दोस्तों खानवा का युद्ध होगा, वो भी देखेंगे। इब्राहिम लोदी से इनका जो विवाद है वो देखेंगे। बाबर के साथ जो युद्ध हुआ वो देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। महाराणा, महाराणा है दोस्तों, महाराजा नहीं, महाराणा सांगा। ठीक है दोस्तों। अब इनका जन्म देखते हैं कि कब इनका जन्म हुआ। तो इनका जन्म लेके मिलता है दोस्तों 12 अप्रैल, 12 अप्रैल और 1482 को इनका जन्म होता है। और होता कहाँ है दोस्तों? वो होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जहाँ दोस्तों छतरी किसकी बनी हुई है? 12 खंभों की। वो है दोस्तों उड़ना पृथ्वीराज की, वहीं इनका जन्म होता है। अब दोस्तों इनका जो राज्याभिषेक होता है वो 1509 में इनका राज्याभिषेक होता है। अब दोस्तों इनका हमने प्रारंभिक जीवन देखा कि इनको जो सहारा देते हैं वो करमचंद पवार है, और जो अजमेर के जंगलों में रहते हैं। और दोस्तों जो करमचंद पवार है दोस्तों, जब सांगा शासक बनेंगे तब करमचंद पवार को अपने अपने यहाँ पर बुला लेंगे मेवाड़, और उनको दोस्तों रावल की उपाधि देंगे। ठीक है दोस्तों। अब महाराणा सांगा के बारे में क्या मिलता है कि दोस्तों इनकी जो उपाधि मिलती है उनके बारे में जानते हैं। उससे पहले जो कर्नल टोड, टोड ने इनको क्या कहा? इनको टोड ने कहा सैनिक भग्नवेश, सैनिक भग्नवेश। क्या मतलब होता है दोस्तों? सैनिक भग्नवेश का मतलब होता है कि टूटा फूटा सैनिक। कहने का मतलब उसके इतने घाव थे, महाराणा सांगा के माने जाते हैं 80 घाव थे शरीर पे, और 80 घावों को देखते हैं तो दोस्तों ऐसा लगता है कि टूट गया है, एक सैनिक टूट गया है। परंतु दोस्तों महाराणा सांगा जितना महान व्यक्ति नहीं हुआ। काफ़ी युद्ध लड़े, उनमें काफ़ी विजय रही उनकी। बाद में दोस्तों जब इन्होंने खानवा युद्ध लड़ा उसमें भी दोस्तों इनको ले जाते हैं मालदेव। बाद में दोस्तों इन्हीं के सरदारों द्वारा बाद में इनको जहर दे दिया जाता है, परंतु ये दोस्तों जब तक जिंदा रहे कभी अधीनता स्वीकार नहीं की मुगलों की। इनके शरीर पे 80 घाव थे, तो कर्नल टोड ने इनको क्या कहा? सैनिक भग्नवेश। इसके अलावा इनकी जो उपाधि मिलती है उनके बारे में देखते हैं। तो इनकी पहली जो उपाधि देखते हैं वो देखते हैं हिंदूपति। इनको हिंदूपति क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनके समय में जब ये राजा थे, तब दोस्तों राजस्थान के जो भी शासक थे वो सब इनको ही बड़ा शासक मानते थे। यही दोस्तों बड़े राजा अपने काल के दोस्तों उनको कहा जाता है हीरो रोल।
जिनका हीरो होते हैं ना, वो रोल में हीरो महाराणा सांगा ही थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनकी जो जो उपाधि मिलती है उनके बारे में और पढ़ते हैं। इनकी एक उपाधि ये भी मिलती है कि हिंदू पथ, हिंदू पथ। तो दोस्तों ये तीन चार इनके उपमाएं हो गई और इनकी उपाधियां हो गई। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि महाराणा सांगा का जो विजय अभियान है वो। पहले दोस्तों राजस्थान का मैप ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद में इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो मेवाड़ भी उनमें पता चल जाएगा, और मांडू दोस्तों जिनसे इनका पहला संघर्ष होता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो राजस्थान का मैप ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद में शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर था मेवाड़ राज्य। ये दोस्तों सारा मेवाड़ ही मान लीजिए, क्योंकि वागड़ भी दोस्तों बाद में, वागड़ यही उदयपुर की जो मेवाड़ की शाखा थी वही दोस्तों बाद में वागड़, यानी वागड़ में जाके सामंत सिंह के समय दोस्तों वागड़ राज्य बनेगा। उसके बाद में डूंगर सिंह के काल में डूंगरपुर और बांसवाड़ा अलग अलग हो जाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं, डूंगर सिंह जी दोस्तों डूंगरपुर के शासक बनेंगे पहले। यहाँ पर है दोस्तों मालवा। मालवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? एमपी में। और यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों गुजरात। दोस्तों देखेंगे कि कौन कौन से शासक थे। पहले में दोस्तों जो इनका संघर्ष होता है मांडू या मालवा से, उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों मालवा में एक छोटी सी रियासत थी यहाँ पर, और उस जो रियासत है उसका नाम था चंदेरी। ये था चंदेरी। चंदेरी में दोस्तों एक शासक था मेदिनी राय। उस मेदिनी राय से दोस्तों जो मालवा का शासक था उसका नाम था महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी द्वितीय था दोस्तों, प्रथम सॉरी नाम आ गया दोस्तों, प्रथम था वो था कुंभा के काल में, ये था महमूद खिलजी द्वितीय। अब दोस्तों मेदिनी राय, मेदिनी राय की दोस्तों शक्ति बढ़ती गई है दोस्तों, साम्राज्य बड़ा होता गया। तो दोस्तों महमूद खिलजी इनसे रुष्ट रहने लगा। दोस्तों ये अधीन इनके ही आते थे महमूद खिलजी के, परंतु दोस्तों महमूद खिलजी ने इन पे अभियान करने का सोचा, और महमूद खिलजी ने मेदिनी राय पे आक्रमण कर दिया। तो मेदिनी राय पे आक्रमण किसका हुआ? महमूद खिलजी का। तो मेदिनी राय वहां से छोड़कर कहाँ आते हैं? वो आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर शासक है वो है महाराणा सांगा। सांगा की शरण कौन लेता है? मेदिनी राय। अब दोस्तों सांगा की शरण लेता है मेदिनी राय। तो सांगा और महमूद खिलजी सेकंड, ये दोस्तों दोस्तों एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। अब दोस्तों इनके बीच में जो युद्ध होता है उसके बारे में जानते हैं। जब ये युद्ध होता है तो महमूद खिलजी सेकंड को हराते हैं सांगा। सांगा, और उनके सामने कौन है? महमूद खिलजी सेकंड। ये युद्ध हुआ दोस्तों, और इसमें महमूद खिलजी हार जाते हैं। और दोस्तों माना यह भी जाता है कि सांगा इनको लाते हैं और बंदी बना लेते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों महमूद खिलजी प्रथम को भी बंदी बनाया गया था, वो कुंभा के द्वारा, और यहाँ पर सांगा द्वारा इनको बंदी बना लिया जाता है, और मेदिनी राय को उनका राज्य वापस सौंप दिया जाता है। तो ये हुआ दोस्तों इनके बारे में कि पहला जो इनका अभियान है वो है मालवा विजय। मालवा विजय, और मालवा किससे, मालवा को किनसे जीता है दोस्तों? महमूद खिलजी जो प्रथम है उनसे। तो मालवा विजय इनका जो पहला हो गया। अब दोस्तों इनका दूसरा अभियान, इनका दूसरा अभियान है वो दोस्तों गुजरात। और गुजरात में भी उसी प्रकार की रियासत है, पर दोस्तों उसमें क्या होता है तो वो भी देखते हैं। गुजरात का जो शासक है दोस्तों वो है गयास। दोस्तों जो गुजरात का शासक है वो है मुजफ्फर शाह सेकंड। गयास नहीं है दोस्तों, मुजफ्फर शाह द्वितीय। ये दोस्तों है गुजरात का शासक। और दोस्तों गुजरात में यहाँ एक रियासत पड़ती है वो है ईडर। अब ईडर रियासत को लेके क्या विवाद है दोस्तों? ईडर में दोस्तों दो भाई थे। ईडर में कौन थे? दो भाई। देखना शुरू कीजिएगा दोस्तों, जो फिल्म के रूप में लीजिएगा इसको, आपको याद भी होता रहेगा गुजरात की जो विजय है उसके बारे में। तो दोस्तों ईडर, क्या हुआ ईडर का? ईडर में दो भाई है, एक का नाम है वो है बारमन, और एक का नाम है वो है दोस्तों रायमल। ईडर राष्ट्र तो दोस्तों हिंदू रियासत भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बारमन है, वो जाता है दोस्तों इस पे राज करने के लिए मदद किनसे मांगता है? मुजफ्फर शाह से। तो मुजफ्फर शाह से मदद कौन मांगता है? बारमल। जबकि रायमल किनसे मांगता है? वो मांगता है सांगा से। और दोस्तों सांगा और मुजफ्फर शाह, इसमें कौन दोनों क्या हो जाते हैं दोस्तों? एक दूसरे के विरुद्ध। और दोस्तों सांगा क्या क्या होता है? सांगा इसमें जीत जाते हैं, और सांगा जब इसमें जीत जाते हैं तो शासक कौन बनेगा इधर का? वो बनेगा राय। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात विजय में क्या है विवाद, क्या है? वो है ईडर का, ईडर रियासत का। और ईडर रियासत में दोस्तों हमने देखा कि क्या क्या है, भारमल और रायमल, भारमल और रायमल।
तो रायमल की तरफ से कौन है? सांगा। और बारमल की तरफ से कौन है? मुजफ्फर शाह। तो सांगा जीत जाते हैं और ईडर का राजा कौन बनेगा? रायमल। ये हुआ दोस्तों इनका जो गुजरात रियासत में ईडर का जो हस्तक्षेप होता है सांगा का, वो। परंतु दोस्तों क्या हुआ, एक युद्ध होगा और वो युद्ध होगा दोस्तों गागरोन का। गागरोन के युद्ध में क्या होता है? गागरोन का युद्ध होता है 1519 में। और 1519 में हुआ क्या दोस्तों? जो गुजरात का शासक है वो है मुजफ्फर शाह। यहाँ दोस्तों इसकी मदद किसने की थी? मुजफ्फर शाह ने। मुजफ्फर शाह, और वो भी कौन है? द्वितीय। एक तो ये, और दोस्तों एक है महमूद खिलजी सेकंड। ये दोस्तों दोनों गुट बनाकर आएंगे। दोस्तों ये कहानी उसी प्रकार हो रही है दोस्तों जैसे गुजरात और मालवा में हुआ था कि दोस्तों कुतुबुद्दीन वो था कुंभा के काल में जो मालवा का शासक था वो था महमूद खिलजी प्रथम, और गुजरात का शासक था वो था कुतुबुद्दीन। ये दोस्तों चांपानेर की संधि करते हैं 1456 में। तो वो आते हैं कुंभा के विरुद्ध, और उसी प्रकार दोस्तों इनका एक मेल होगा। और ये मेल में कौन कौन आएंगे दोस्तों? एक तो आएगा जो आएगा महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय। और दोस्तों एक कौन आएगा इनके साथ? वो आएगा मुजफ्फर शाह द्वितीय। दोनों दोस्तों द्वितीय द्वितीय, ये दोनों दोस्तों मिलकर आएंगे। और किसके विरुद्ध आएंगे? ये आएंगे दोस्तों सांगा के विरुद्ध। दोस्तों कुतुबुद्दीन और महमूद खिलजी प्रथम ये आए थे कुंभा के विरुद्ध। और ये युद्ध कौन सा होता है? वो होता है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध। और होता कब है दोस्तों? ये होता है 1519 में। और कौन जीतते हैं इसमें? इसमें भी अपने सांगा जी जीत जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो युद्ध लड़े हैं वो सारे जीते हैं। अब दोस्तों इनका जो सबसे बड़ा विवाद आएगा, पहले विवाद आता है दोस्तों इब्राहिम लोदी से। तो इब्राहिम लोदी कौन है उसके बारे में जानते हैं। और दोस्तों बाबर के बाद, इब्राहिम लोदी के बाद बाबर से इनका जो संघर्ष होता है उसके बारे में जानते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। वो शुरू करते हैं इब्राहिम लोदी से इनका जो संघर्ष है वो। पहले देखते हैं दोस्तों इब्राहिम लोदी है कौन। दोस्तों हमने जो मैंने आपको पहले भी बताया कि दिल्ली में दोस्तों जो दो बड़े बड़े वंश उन्होंने राज किया, दो बड़े बड़े काल थे दोस्तों दिल्ली में। एक तो था दिल्ली में दोस्तों सल्तनत काल। दिल्ली में दोस्तों दो वंश देख लेते हैं। एक तो था दोस्तों सल्तनत काल, और सल्तनत काल के बाद में जो दोस्तों काल आता है वो आता है मुगल काल। और मुगल काल का जो फाउंडर है दोस्तों मुगल काल का वो है बाबर। दोस्तों सल्तनत काल का जो अंतिम शासक है वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और दोस्तों इब्राहिमी लोदी को ही दोस्तों बाबर हराएगा दोस्तों। और 1526 में इसको इब्राहिम लोदी को हराकर दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन करेगा? बाबर। और वही इब्राहिम लोदी बाबर के आने से पहले किनसे युद्ध लड़ता है? वो लड़ता है सांगा से। क्यों लड़ता है दोस्तों? सांगा दोस्तों इतने युद्धों में जीत रहा है, मालवा को हरा रहा है, गुजरात को हरा रहा है, तो उसकी दोस्तों क्या है? शक्ति बढ़ी हुई है। सांगा की शक्ति बढ़ी हुई है, तो उधर भयभीत कौन हो रहा है? दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी। दोस्तों इस समय तक आते आते सल्तनत काल जर्जर हो चुका है, और उस जर्जर पेड़ पर ही दोस्तों प्रहार करेगा बाबर और पूरे को रोंद के रख देगा। बाद में दोस्तों बाबर के ही वंशज होंगे हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद में मुगलों का भी पतन शुरू हो जाता है। बाद में धीरे धीरे दोस्तों अंग्रेज आ जाते हैं और अंग्रेजों का शासन रहता है दोस्तों। फिर दोस्तों भारत आज़ाद होता है। तो उसी प्रकार हम दोस्तों पहले राजस्थान पढ़ेंगे, बाद में दोस्तों एक सर आपको इंडिया हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो इंडिया हिस्ट्री में अभी प्राचीन भारत चल रहा है, प्राचीन भारत के दोस्तों बाद मिडिवल हिस्ट्री शुरू हुई। तो दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर, ये इनके बीच में संघर्ष होता है। उससे पहले इब्राहिम लोदी का सांगा के विरुद्ध क्या होता है तो वो देखते हैं। दोस्तों इब्राहिम लोदी और सांगा, सांगा के सामने इब्राहिम लोदी जो है वो विरुद्ध होने का कारण क्या है? तो विरुद्ध होने का पहला ही कारण है और वही महत्वपूर्ण कारण है कि इनकी बढ़ती हुई शक्ति। बढ़ती हुई शक्ति। इनका साम्राज्य दोस्तों विस्तार होता ही गया, तो इब्राहिम लोदी इनके विरुद्ध हो गया। और विरुद्ध हुआ तो पहला जो इनसे युद्ध होता है वो होता है खातौली का युद्ध। और जो खातौली का युद्ध होगा वो होगा दोस्तों 1517 में। इसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी खुद उपस्थित होगा। इब्राहिम लोदी। और सामने कौन है दोस्तों उनके? उनके सामने है अपने राजस्थान के शेर महाराणा सांगा। और सांगा इसमें क्या करेंगे? जीत जाए। तो प्रत्येक जिसमें इब्राहिम लोदी उपस्थित हुआ है वो खातौली। अब खातौली है कहाँ? तो दोस्तों ये अभी है
वो है बूंदी में, कोटा में। उससे पहले दोस्तों जब ये था तब बूंदी में था। तो अभी दोस्तों जो रियासत है वो है कोटा। कोटा में था दोस्तों खातोली। खातोली अभी भी कोटा में। अब दोस्तों इसके बाद में एक युद्ध होता है, वो होता है दोस्तों धौलपुर का युद्ध। धौलपुर का या धौलपुर बाड़ी का युद्ध, धौलपुर या धौलपुर बाड़ी का युद्ध। ये दोस्तों दो युद्ध हुए इब्राहिम लोदी, 1518 में ये युद्ध होता है। और दोस्तों हमने 1519 में जो गागरोन का युद्ध होता है वो पहले देख लिया था। इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी के जो दो दोस्तों सेनापति हैं वो उपस्थित रहेंगे। परंतु तो देखते हैं दोस्तों, तो इसके इब्राहिम लोदी के सेनापति कौन कौन से हैं, वो है मियाँ माखन, मियाँ माखन और मियाँ हुसैन। मियाँ हुसैन, ये दोनों दोस्तों, इनके नेतृत्व में क्या आती है, इब्राहिम लोदी की सेना, IL इब्राहिम लोदी, इनकी सेना आती। परंतु दोस्तों इनको भी कौन पराजित करेंगे, हमारे सांगा। और सांगा जब इब्राहिम लोदी को पराजित करेंगे तो दोस्तों अब इनको भारत के बड़े सुल्तान इब्राहिम लोदी को इन्होंने जब पराजित कर दिया है, तो इनके लिए जो हिंदूपति और हिंदूपत की जो उपाधि है वो दोस्तों पूरी पूरी सूट होती है। ये तो हुआ दोस्तों इब्राहिम लोदी तक का इनका जो संघर्ष मिलता है वो। अब दोस्तों इनके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। जो अब शासक आएगा बाबर। दोस्तों क्या माना जाता है, माना ये जाता है दोस्तों कि जब इब्राहिम लोदी और सांगा से संघर्ष हो रहे थे तो सांगा को क्या करना चाहिए दोस्तों, जब इब्राहिम लोदी को वो हरा रहा है तो इब्राहिम लोदी का ये माना जाता है, सांगा का जो बाबर है। अब बाबर का जो हम संघर्ष पढ़ेंगे उसमें बाबर क्या लिखता है। बाबर दोस्तों अपनी आत्मकथा है दोस्तों तुजुके बाबरी, जिसको बाबरनामा कहा जाता है। दोस्तों बाबरनामा है उस बुक का नाम, उसका एक पार्ट है तुजुके बाबरी। तो दोस्तों बाबरनामे में क्या मिलता है कि दोस्तों जो बाबर लिखता है बाबरनामा में, कि ये लिखता है कि मुझे जो भारत में बुलाया गया था वो बुलाया था सांगा ने। और बाबर और सांगा के बीच में संघर्ष होने का कारण भी यही बताता है कि सांगा ने मेरे साथ विश्वासघात किया। किस प्रकार किया कि जब आप दिल्ली आओगे, कहने का मतलब जब बाबर भारत में आएगा तब सांगा उसकी मदद करेगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, परंतु उसने कोई मदद नहीं की, इसलिए मैं सांगा के विरुद्ध हूँ और आगे युद्ध करेगा दोस्तों। खानवा का युद्ध होगा वो सांगा और बाबर के मध्य होगा। अब दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई लगती है कि बाबर को सांगा इन्वाइट करेगा, जबकि दोस्तों सांगा तो पहले ही इब्राहिम लोदी को हरा रहा है। अगर इब्राहिम लोदी नहीं हारता तब सांगा अगर इन्वाइट करता है तो वो बात अलग मिलती है। परंतु दोस्तों यहाँ बाबर उस पर जीतते हुए भी ये आक्षेप करता है कि सांगा ने उसको इनवाइट किया परंतु बाद में वादा खिलाफी, जिसको कहा जाता है विश्वासघात, प्रॉमिस करके मुकर जाना, तो दोस्तों वो कार्य किया है सांगा ने, इसलिए मैं सांगा के विरुद्ध हूँ। और इनके बीच में जो युद्ध होता है वो होता है खानवा का युद्ध। इसमें दोस्तों सांगा बहुत बुरी तरह से घायल होंगे, उनके दोस्तों काफ़ी घाव आएंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ होता रहता है। इससे पहले दोस्तों मैं एक बात बता दूं, तो ये युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध। इस खातौली के युद्ध में दोस्तों सांगा का एक हाथ कट जाता है। याद रखना दोस्तों, खातौली के युद्ध में एक हाथ कट जाता है। इससे पहले दोस्तों इनका जो जीवन परिचय देखा था हमने, उसमें दोस्तों हमने ये देखा था कि इनकी आँख को फोड़ दिया जाता है पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज के द्वारा। तो दोस्तों अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाबर से संघर्ष। बाबर से संघर्ष का कारण मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ कि बाबर ने क्या कहा। बाबर ने कहा अपनी पुस्तक बाबरनामा में, बाबरनामा जो इनकी आत्मकथा है, और दोस्तों ये एकमात्र मुगल काल की पुस्तक है जो ओरिजिनल तुर्की भाषा में लिखी गई है। कहने का मतलब केवल तुर्की भाषा में जो वर्णन है वो बाबर का है। उसके अलावा दोस्तों बाद में फारसी भाषा आ जाएगी। और बाबरनामे में क्या लिखा गया है, सांगा को एक विश्वासघाती, सांगा एक वादा खिलाफी राजा है। वादा खिलाफी, या हाँ वादा खिलाफी मान लो, या दोस्तों विश्वासघाती भी मान सकते हैं कि सांगा जब बाबर को इनवाइट करता है बाद में इसको दोस्तों मदद नहीं करता। जबकि दोस्तों ये मानना कतई सही नहीं है, क्योंकि सांगा इब्राहिम लोदी को हराता रहता है। सांगा को वादा खिलाफी राजा का है, किसने दोस्तों, बाबर ने। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि खानवा का जो युद्ध होता है बाबर और सांगा के मध्य, उसमें क्या क्या होता है और कौन कौन दोस्तों बाबर के साथ है और कौन कौन दोस्तों सांगा के साथ है। और सांगा इसी युद्ध में दोस्तों पाती पेरून प्रथा का पालन करते हैं, और जो राजस्थान में प्रथम और आखिरी बार की पाती पेरून प्रथा है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं खानवा के युद्ध। दोस्तों खानवा के युद्ध से पहले एक जो झड़प होती है बाबर की सेना में और राणा सांगा की सेना में, उसको पढ़ते हैं। वो दोस्तों खानवा के युद्ध के 1 महीने पहले होती है। उस झड़प का नाम है बयाना की झड़प, या बयाना का युद्ध भी उसको मान लिया जाता है, बयाना की झड़प। ये दोस्तों होती किन के मध्य है, बाबर की सेना और दोस्तों सांगा की सेना। बाबर की सेना है
और दोस्तों सांगा की सेना है, उनके मध्य क्या होती है दोस्तों, एक झड़प, जिसमें जीतता है कौन है, तो सांगा की सेना इसमें जीत जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये होती कब है, ये होती है दोस्तों 16 फरवरी, 16 फरवरी और 1527 को। अब दोस्तों आता है हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, और दोस्तों इसमें क्या क्या होता है तो वो जानते हैं। ये होता कब है, तो इसकी डेट मिलती है, वो मिलती है दोस्तों 17 मार्च, 17 मार्च। और दोस्तों 17 मार्च 1527 को ये युद्ध होता है। अब दोस्तों इसमें दोनों पक्षों को पढ़ते हैं कि दोनों पक्षों में क्या क्या कार्य हुए। एक पक्ष है बाबर का, एक पक्ष है सांगा का। एक तरफ बाबर है दोस्तों, एक तरफ सांगा है। सांगा, बाबर, बाबर ने क्या किया, सांगा ने क्या किया। दोस्तों सांगा इस युद्ध में पाती पेरन प्रथा उसका पालन करता है, और ये प्रथा दोस्तों राजस्थान में एक ही बार लागू हुई है, उसके बाद में दोस्तों ये कभी लागू नहीं हुई। पहली और अंतिम बार ये कार्य किया गया पाती पेरन प्रथा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें सांगा द्वारा दोस्तों सभी बड़े राजाओं, राजपुताना के शासकों और अन्य अपने अधीन रियासतों को दोस्तों एक लेटर लिखा गया। उसमें दोस्तों उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं एक धर्म विरोधी से राजा के विरुद्ध लड़ने जा रहा हूँ, तो आप मेरा सहयोग करें। तो इसमें दोस्तों जो सहयोग हेतु आते हैं वो शासक देखते हैं कौन कौन से आते हैं। इनमें सबसे पहले देखते हैं जो इनके साथ में है वो देखते हैं। तो इनके साथ दोस्तों चंदेरी का जो मेदिनी राय है, वो चंदेरी का मेदिनी राय, वो दोस्तों इनके साथ आता है। इसके अलावा दोस्तों जो इनके अजमेर के समय दोस्तों सांगा के जो संरक्षक रहते हैं, आश्रयदाता, सांगा के आश्रयदाता हैं, वो है अजमेर से, और वो है दोस्तों कर्मचंद्र पंवार। कर्मचंद्र पंवार जो दोस्तों डाकू रहते हैं, बाद में दोस्तों जब सांगा शासक बनते हैं तो उनको बुला लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ईडर रियासत है, ईडर, वहां से आते हैं रायमल। अब कौन है दोस्तों, अब हम आते हैं राजस्थान में जो बड़ी रियासतें हैं वहां से। मारवाड़ से इस समय आता है, वो आता है मालदेव। परंतु दोस्तों मालदेव मारवाड़ का शासक नहीं है, मारवाड़ का जो शासक है वो है गांगा, और गांगा की दोस्तों हत्या करेगा मालदेव, ये भी याद रखना। परंतु मालदेव जो इस समय आया है वो दोस्तों मारवाड़ का है। और मेड़ता से जो आते हैं, मेड़ता, इस मेड़ता से आते हैं दोस्तों रतन सिंह और वीरमदेव। तो वीरमदेव दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मेड़ता से वीरमदेव। इसके अलावा दोस्तों जो वागड़ राज्य है, जो दोस्तों मेवाड़ से जस्ट पास में था, वहां से आते हैं उदय सिंह जी। एक उदय सिंह दोस्तों प्रताप के पिता भी हैं और सांगा के वो पुत्र हैं, तो वो भी, वो नहीं है दोस्तों, ये वागड़ है। वागड़ राज्य के जो राजा हैं वो हैं। एक आते हैं दोस्तों देवलिया। देवलिया दोस्तों ठिकाना पड़ता है, और उस ठिकाने से आते हैं एक बाघ सिंह। देवलिया ठिकाने से कौन आते हैं दोस्तों, बाघ सिंह। और दोस्तों जो अपनी आमेर रियासत है, उस आमेर रियासत से कौन आएंगे, वो आएंगे पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कछवाहा, ये आएंगे दोस्तों पातीपेरन प्रथा के अंदर जो राजा आते हैं वो। ये तो हुआ दोस्तों सांगा के बारे में। अब बाबर क्या करता है दोस्तों, बाबर इस समय जब बयाना की झड़प होती है तब बाबर उपस्थित नहीं रहता। तो दोस्तों एक काबुल से आता है, फरगना से आता है दोस्तों बाबर। तो वहां से दोस्तों एक ज्योतिषी आया हुआ रहता है, उसका नाम रहता है मोहम्मद शरीफ। और दोस्तों वो मोहम्मद शरीफ बयाना की झड़प के बाद में ये कहता है कि इस युद्ध में बाबर का जीतना असंभव है और वो हारेगा। तो बाबर इसके लिए क्या करता है कि मुझे युद्ध जीतना ही है। तो सबसे पहले वो हिंदुओं के विरुद्ध ये युद्ध है, तो वो इसको कहता है जिहाद, यानी धर्म विरुद्ध, यानी मुस्लिमों के धर्म के विरुद्ध ये युद्ध है, तो इसको जिहाद युद्ध की संज्ञा देता है। इससे क्या जोश आ जाता है दोस्तों कि हमारे धर्म के ऊपर जो हो रहा है प्रहार, उससे हम निपट पाए। दूसरा क्या करता है, दूसरा दोस्तों शराब को कर देता है बाबर बैन, शराब पीने पर पाबंदी। और दोस्तों शराब की चुराइयाँ वगैरह तुड़वाई जाती है, सोने की आदि सब कुछ बाबर खुद दोस्तों शराब पीना छोड़ देता है। इसके अलावा क्या होता है, एक तमगा नामक कर होता है दोस्तों, तमगा कर। ये दोस्तों मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है, और दोस्तों बाबर की जो सेना है उसमें दोस्तों मुस्लिम ही थे। तो उनसे दोस्तों जो तमगा नामक कर था उसका दोस्तों उसको नहीं लेने का सोचा जाता है, नहीं लेना बाबर तय करता है कि वो कर नहीं लिया जाएगा। ये दोस्तों ये 3-4 कार्य होते हैं
तो इनसे क्या दोस्तों सेना में जो जोश रहता है वो बढ़ता है, और दोस्तों बाबर की जो सेना है वो युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। उससे पहले क्या रहता है कि दोस्तों जो मोहम्मद शरीफ दोस्तों जो भविष्यवाणी करता है जिससे मनोबल टूट जाता है सेना का, और बाबर दोस्तों इस समय बहुत तगड़ा भाषण देता है दोस्तों, उससे दोस्तों सैनिकों का जो मनोबल है वो बढ़ता है। इसके अलावा बाबर दोस्तों इसमें अपने तीरंदाज, जो तुर्की तीरंदाज है उनका प्रयोग करता है, तुर्की तीरंदाज। और दोस्तों बाबर इसमें जीत का श्रेय, जो खान बागी युद्ध में जीत का श्रेय इनको ही देता है। इसके अलावा बाबर इसमें तोप खाने का यूज करता है, और तोप खाना दोस्तों तोपों के सजाने की पद्धति रूमी पद्धति उसका प्रयोग होता है। उसके अलावा तुलुगुमा पद्धति, इस तुलुगुमा पद्धति में क्या होता है दोस्तों, तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग होता है और दोस्तों तोपा का प्रयोग होता है। क्या हुआ दोस्तों तुलुगुमा पद्धति में क्या हुआ कि दोस्तों एक तरफ है जैसे बाबर की सेना और दूसरी तरफ से आ रही है सांगा की सेना। तो दोस्तों बाबर अपनी सेना को कुछ इस प्रकार बांटता था कि बीच में एक सेना रिजर्व रहेगी, उसके अलावा दोनों तरफ से एक सेना जाएगी, ऐसे सेना जाएगी दोस्तों। बाबर की सेना ऐसे जाएगी और जो सांगा की सेना है जो इनसे लड़ती रहेगी वो अब पीछे से जब सेना चली जाएगी तो इनसे लड़ नहीं पाएगी, और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि पीछे से ये गिर जाएंगे, और गिरने के बाद दोस्तों सेना को मारा जाएगा बीच में। तो इस पद्धति का प्रयोग भी किसने किया, बाबर ने। तो ये हुआ दोस्तों बाबर की तरफ से कार्य, और जो पाती पेरन प्रथा थी वो सांगा की तरफ से। अब युद्ध में क्या होता है, तो शुरू करते हैं दोस्तों युद्ध। युद्ध में दोस्तों जो सेनापति हैं दोनों तरफ से उनके बारे में जानते हैं। तो एक तरफ के सेनापति सांगा के सेनापति, और एक तरफ जो सेनापति है वो है बाबर के सेनापति। दोस्तों बाबर के सेनापति में है वो है मुस्तफा खां, मुस्तफा खां, और दोस्तों एक है रूमी खां। और तोपों का जो नेतृत्व था दोस्तों इन्हीं के पास था, तोप चलाने का वगैरह वगैरह जो भी। और दोस्तों इधर जो सेनापति हैं वो है हसन का मेवाती, ये दोस्तों मेन लीडर है हसन का मेवाती। इसके अलावा दोस्तों सांगा खुद भी इसमें दोस्तों वो है, खुद भी आए हैं। तो दोस्तों हसन का मेवाती कौन है, दोस्तों युद्ध के कारण में एक हमने देखा था कि सांगा इन पे आरोप लगाता है कि महाराणा सांगा सांगा पर बाबर आरोप लगाता है कि सांगा वादा खिलाफी शासक है। तो दोस्तों बाबर इस पे आरोप लगाता है, एक तो सांगा वादा खिलाफी शासक है। उसके अलावा दोस्तों बाबर जब युद्ध में हराता है इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में 1526 में, तो दोस्तों इब्राहिम लोदी के वंशज रहते हैं। उनमें दोस्तों एक तो रहता है महमूद लोदी, वो दोस्तों भागकर किनकी शरण में आता है, सांगा की शरण में, जो बाद में दोस्तों चला जाता है। और दोस्तों हसन का मेवाती ये भी दोस्तों उनके ही साथ का व्यक्ति है। तो हसन का मेवाती और दोस्तों जो महमूद लोदी है वो भी दोस्तों युद्ध का कारण का वजह बनती है कि युद्ध का जो कारण है उसमें महमूद लोदी को भी पकड़ना चाहता था बाबर। तो दोस्तों ये इसलिए भी युद्ध होता है। उसके अलावा वादा खिलाफी वाला दोस्तों महत्वपूर्ण माना जाता है। तो युद्ध हुआ। अब युद्ध में क्या होता है तो वो जानते हैं दोस्तों। युद्ध माना जाता है कि युद्ध शुरू होता है 17 मार्च और 1527 की सुबह 9:30 बजे युद्ध शुरू होता है। और दोस्तों जब ये युद्ध शुरू होता है उसके बाद में जब महाराणा सांगा दोस्तों घायल हो जाते हैं, तो महाराणा सांगा के घायल होने पे दोस्तों उनको जो व्यक्ति युद्ध के मैदान से बचा कर ले जाता है वो है राव मालदेव। और मालदेव कहाँ का शासक था दोस्तों, मारवाड़ का। ये रहा मालदेव, जबकि शासक नहीं दोस्तों राजकुमार है इस समय, और गांगा दोस्तों वहाँ का शासक है। तो मालदेव इनको बाहर ले जाता है, जबकि इनका दोस्तों जो छत्र है वो राज मुकुट जो धारण करता है वो करता है दोस्तों हलवद ठिकाना है दोस्तों गुजरात में, काठियावाड़ के पास पड़ता है। हलवद ठिकाने का दोस्तों जो रहता है शासक वो रहता है दोस्तों जाला अज्जा। जाला अज्जा इनका दोस्तों वो जो छत्र है वो धारण करेगा। तो इनको जब सांगा मूर्छित होता है, सांगा जी मूर्छित होते हैं, तब उनको बाहर कौन ले जाता है, मालदेव। तो उनको ले जाता है दोस्तों बाहर, मालदेव ले जाता है युद्ध से बाहर, युद्ध मैदान से बाहर। जबकि दोस्तों उनका जो छत्र धारण करता है वो करता है झाला अज्जा, झाला अज्जा जो राज मुकुट धारण करता है। क्योंकि दोस्तों अगर राज मुकुट धारण ये झाला अज्जा नहीं करता तो सांगा के पीछे सेना दौड़ती और सांगा को मार देती। इसके लिए झाला अज्जा दोस्तों उनका राज मुकुट धारण कर लेता है। और दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों, जब ये युद्ध लड़ा जाता है तब एक इनका जो सांगा का सेनापति एक व्यक्ति रहता है सांगा का सलहदी तंवर, वो दोस्तों अपनी सेना लेके आता है। सलहदी तंवर दोस्तों इसमें सांगा के साथ विश्वासघात करता है। सांगा के साथ विश्वासघात कौन करता है दोस्तों, विश्वासघात
ये सरहदी तवर करता है, वो दोस्तों लड़ता ही नहीं है और वो बाबर की तरफ मिल जाता है। विश्वासघात कौन करता है दोस्तों? सरहदी तंवर, ये दोस्तों विश्वासघात करता है और दोस्तों सांगा की सेना इसमें हार जाती है। और दोस्तों युद्ध कौन जीत जाता है? बाबर इसमें युद्ध जीत जाता है। अब दोस्तों सांगा के साथ क्या होता है कि सांगा को दोस्तों जो ले जाया जाता है बाहर और वो बसवा चले जाते हैं। और दोस्तों बसवा के बाद में दोस्तों जब वो बसवा में अपना इलाज इलाज कराते हैं, उसके बाद में क्या होता है, वो रणथंभौर आ जाते हैं। तो सांगा कहाँ जाते हैं? बसवा। और बसवा से कहाँ आते हैं दोस्तों बाद में? बसवा से आ जाते हैं वो रणथंभौर। रणथंभौर ये दुर्ग भी दोस्तों इनके मेवाड़ वालों के अधीन रहता है। बसवा में दोस्तों वो इलाज करवाते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, सांगा को रणथंभौर आ जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, बाबर यहाँ से युद्ध जीतने के बाद क्या करता है कि दोस्तों बाबर अपने आते ही युद्ध शुरू करता है। बाबर के जो अभियान है वो मैं यही बता देता हूँ आपको। बाबर दोस्तों 1526 में लड़ता है, वो लड़ता है पानीपत का युद्ध। 1527 में दोस्तों वो लड़ता है खानवा का युद्ध, जो हमने अभी अभी देखा। इसके बाद में वो क्या करेगा, वो करेगा दोस्तों 1528 में चंदेरी पे आक्रमण। क्यों करेगा दोस्तों? क्योंकि चंदेरी का दोस्तों मेदिनी राय है, वो दोस्तों किसके साथ था? सांगा के। और बाबर को अगर अधीन करना है तो चंदेरी को भी अधीन करेगा। तो बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ता है और 1529 में वो लड़ता है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि दोस्तों चंदेरी का युद्ध जो सांगा के लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना जरूरी है। चंदेरी के युद्ध में दोस्तों बाबर अभियान करता है चंदेरी का। और चंदेरी में दोस्तों अभियान किसके विरुद्ध होता है? मेदिनी राय के। तो मेदिनी राय से दोस्तों बाबर इसका सांगा का पहले से ही वास्ता है, और तो सांगा से पहले से वास्ता है तो सांगा इसकी मदद के लिए मदद हेतु रवाना होते हैं। और दोस्तों जब वो मदद हेतु तैयार होते हैं, वो जाते कहाँ हैं? मेदिनी राय के पास में जाते हैं। मेदिनी राय की उसकी मदद के लिए जाते हैं। तो उनको दोस्तों इरीच, कालपी है दोस्तों, कालपी मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसके पास में दोस्तों इरीच नामक स्थान पड़ता है। वहां पे दोस्तों उसको उसी के सरदार दोस्तों क्या दे देते हैं? जहर। और दोस्तों 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों राणा सांगा का जो अंतिम संस्कार होता है, वो अंतिम संस्कार दोस्तों होता है मांडलगढ़ में। 30 जनवरी को उनकी मृत्यु हो जाती है और जो इनका अंतिम संस्कार है वो होता है दोस्तों मांडलगढ़। जो मांडलगढ़ पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा में, मांडलगढ़। यहाँ पर दोस्तों इनकी क्या होती है दोस्तों? अंतिम संस्कार। और दोस्तों जो सांगा की छतरी है वो भी दोस्तों कहाँ है? मांडलगढ़ में। जबकि दोस्तों सांगा का जो चबूतरा मिलता है वो दोस्तों है बसवा दौसा, जहाँ पे उन्होंने दोस्तों जो इलाज करवाया था वहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे जो महान शासकों की कड़ी में मेवाड़ के दूसरे महान शासक राणा सांगा समाप्त होते हैं। और दोस्तों कल हम इनके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।